एक नया टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है भारतीय बैंकिंग प्रणाली में सुधार। हमने बैंक क्या है, बैंक कहते किसे हैं, बैंक का काम क्या है और बैंक कितने प्रकार के होते हैं, इन सारे बातों को जान लिया है। बैंक के बारे में हमने कहा था कि बैंक वह संस्था है जो मुद्रा का लेन देन करती है। मुद्रा का लेन देन करने वाली संस्था को हम बैंक कहते हैं। और पूरे संसार की अगर बात कर लिया जाए तो बैंक दो ही प्रकार के होते हैं, एक केंद्रीय बैंक और दूसरा व्यापारिक बैंक। हाँ, व्यापारिक बैंक का अलग अलग नाम के आधार पर बढ़ गया है, अलग अलग, लेकिन सबका काम सेम है, लाभ अर्जित करना ही सबका काम है। अब किसी का नाम स्टेट बैंक हो सकता है, तो किसी को सेंट्रल बैंक है, तो किसी का पंजाब नेशनल बैंक है, तो किसी का बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो किसी का इंडियन बैंक, मतलब इलाहाबाद बैंक का नाम अब इंडियन बैंक हो गया। पोस्ट ऑफिस का भी नाम चेंज हो गया, इंडियन पोस्टल बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। लेकिन कुल मिलाकर हमने पढ़ा है कि बैंक दो ही प्रकार के होते हैं। केंद्रीय बैंक जो देश के मौद्रिक व्यवस्था के सबसे शिखर पर होता है, उसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, नहीं, देश की अर्थव्यवस्था पर कैसे नियंत्रण होगा, आर्थिक अर्थव्यवस्था पर, प्रशासनिक नहीं। और व्यापारिक बैंक जनता के धनराशि को जमा स्वीकार करते अलग अलग खातों में, आवश्यकता के अनुसार उसे क्या करती है, ऋण उपलब्ध कराती है। अब सवाल है, तो बैंक की स्थापना तो हुई हॉलैंड में, सबसे पहले बैंक की स्थापना हुई थी, और केंद्रीय बैंक की स्थापना सबसे पहले इंग्लैंड में 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई थी। भारत में भी बैंकों की स्थापना अंग्रेजों के आगमन के साथ हुआ। कई बैंक थे, हिंदुस्तान बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, अवध कॉमर्शियल बैंक सबसे पहले आया था। लेकिन उससे भी पहले एक बैंक आया था, तीनों प्रेसिडेंसी में एक बैंक खुला था जिसका नाम था प्रेसिडेंसी बैंक। कलकत्ता, मद्रास और बंबई, इन तीनों प्रेसिडेंसी नगर में अंग्रेजों के शासनकाल में एक प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना की गई थी। उस प्रेसिडेंसी बैंक का नाम 1921 में बदला गया नाम पर इंपीरियल बैंक, और उसी इंपीरियल बैंक का नाम 1955 में बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है, ये रखा गया। मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका पूर्व नाम इंपीरियल बैंक, और इंपीरियल बैंक का पूर्व नाम प्रेसिडेंसी बैंक था। नहीं, और भारत में प्रारंभ में कलकत्ता प्रेसिडेंसी बना, उसके बाद मद्रास प्रेसिडेंसी बना, उसके बाद बंबई प्रेसिडेंसी बना, और सबसे अंत में दिल्ली प्रेसिडेंसी बना। गलत सही? मन में एक नाम प्रश्न होगा, ये प्रेसिडेंसी का मतलब क्या होता है? तो भाई जहां पर प्रेसिडेंट रहते हो, अंग्रेज का सब मतलब व्यापारिक गतिविधियों पर नियंत्रण करने के लिए एक अध्यक्ष हो रहा था हर बड़े शहर में। उस अध्यक्ष को ही अंग्रेजी में प्रेसिडेंट कहते हैं। तो जिस नगर का शासन किसी प्रेसिडेंट के हाथ में हो, उस नगर को प्रेसिडेंसी नगर कहा जाता था। तो प्रश्न है कि बैंक तो आ गया, भारत के केंद्रीय बैंक का नाम आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका गठन 1935 में हुआ और उसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। प्रारंभ में बैंक का एक ही काम था, विनिमय करना, जनता से क्या करना, विनिमय करना, मुद्रा लेना, मुद्रा। लेकिन हमने व्यावसायिक बैंक आपको पढ़ाया है, तो आपने देखा है कि वर्तमान समय में बैंक का काम केवल और केवल विनिमय करना ही नहीं है। क्या जी? विनिमय के अलावे बहुत सारे सामाजिक कार्य बैंकों के ऊपर थोप दिया गया है, और समय के अनुसार जनता के जरूरतें भी बढ़ती जा रही है। तो जनता के जरूरत बदल रहा है,
तो जरूरत के अनुसार डिमांड किया गया कि बैंक के काम करने के तौर तरीका में भी बदलाव होना। गलत सही? बैंक हमसे है, हम बैंक से नहीं है। गलत सही? आम आदमी है तो बैंक है। गलत कि सही? सही। लेकिन बैंक है तो आम आदमी नहीं है। कहोगे सर हम है तो बैंक है, ही बात क्या हो गया? क्योंकि बैंक जनता के पैसा से ही चलती है। बैंक अगर कह दे, थोड़ा सा बदमाशी करना शुरू कर दे, सारा जनता एक मत हो जाए, उस ब्रांच के सारा पैसा को निकाल लेते, 24 घंटा क्या 2 घंटा में बैंक का ब्रांच ताला ब्लॉक हो जाएगा। क्या जी? हाँ, कटोरा ले कैशियर सारे लोग कटोरा लेकर अजबड़ियों वाला लेके घूमना पड़ेगा, द्वारे द्वारे घूमना पड़ेगा उनको। आरबीआई के पास जाएगा तो नहीं कहेगा जाओ, कहेगा जनता के पैर पकड़ो कि आके पुनः खाता चालू करे। सब वो भी कहेगा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। भारत में जनता ही जनार्दन है। उनसे आग्रह करो कि थोड़ी थोड़ी धनराशि अपना रख के खाता चालू करें। इसलिए जनता को सुविधा मिलनी चाहिए, और जनता के सुविधाओं को देखते हुए बैंकिंग प्रणाली में ग्राहकों के सुविधाओं को विस्तार करने के लिए, समस्याओं का हल करने के लिए भारत में बैंकिंग प्रणाली में सुधार करने की बात आई। और बैंकिंग प्रणाली में सुधार करने के लिए अभी तक भारत में 4 बार समिति बना है। कितनी समितियां बनी हैं? बैंकिंग प्रणाली में सुधार लाने के लिए अभी तक कितनी समितियां बनी हैं? 4 समितियां। पहली समिति का नाम था नरसिंहम समिति। नर समिति कौन समिति है? नरसिंहम समिति। दूसरी, इसका गठन 1991 में किया गया। दूसरी समिति का नाम है गोईपोरिया समिति। गोईपोरिया समिति। और गोईपोरिया समिति का गठन 1990 में किया गया। तीसरी जो समिति है इसका नाम है नरसिंहम, दूसरी नरसिंहम समिति। क्या जी? दूसरी नरसिंहम समिति। और दूसरी नरसिंहम समिति का गठन 1998 में किया गया। चौथा है बर्मा समिति। कौन है? बर्मा समिति। और आपको बता दें, अगर हम बर्मा समिति की बात कर लें, बर्मा समिति की बात कर ले तो बर्मा समिति के गठन 1999 में किया गया। तो आइए जानते हैं इन समितियों के बारे में, एक एक करके हम चर्चा करते हैं। बैंकिंग प्रणाली में सुधार लाने के लिए अभी तक कितने समिति आए हैं? 4 समितियां आए हैं। पहला है नरसिंहम समिति, गोईपोरिया समिति, दूसरी नरसिंहम समिति और बर्मा समिति 1999 में। तो सबसे पहले आते हैं बैंकिंग प्रणाली में सुधार लाने के लिए किया गया पहला समिति का नाम क्या है? नरसिंहम समिति। मतलब वित्तीय प्रणाली के वर्तमान संरचना में परिवर्तन। वित्तीय प्रणाली के वर्तमान संरचना में परिवर्तन। वित्तीय प्रणाली जो उस समय देश में थी, उसी वित्तीय प्रणाली की जो संरचना थी, बनावट थी, उसी में चेंज करने के लिए आरबीआई के पूर्व गवर्नर जो नरसिंहम थे, एम नरसिंहम, आरबीआई के गवर्नर रह चुके थे, सेवानिवृत्त हो चुके थे। तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर एम नरसिंहम की अध्यक्षता में वित्तीय प्रणाली की जो वर्तमान संरचना थी उस समय तक, मतलब 1990 तक वित्तीय प्रणाली की जो संरचना थी, उसी वित्तीय प्रणाली के संरचना में सुधार लाने के लिए 14 अगस्त 1991 को, कब? 14 अगस्त 1991 को कितने सदस्य वाली? 9 सदस्यों वाली एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने 20 नवंबर 1991 को रिपोर्ट दिया था।
रिपोर्ट कब दिया? 20 नवंबर 1900। किसको? डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्योंकि 1991 में भारत के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। और एक छोटा सा प्रश्न निखिल से मैं पूछना चाहूंगा, मनमोहन सिंह का नाम सुने हैं? करो ही। वित्त मंत्री के अलावे भारत में किस राजनीतिक पद पर रहे हैं? कई बार रहे? नहीं पता, बैठ जाइए। नरेंद्र मोदी के पहले 2004 से लेकर 2014 तक 2 बार प्रधानमंत्री के पद पर। इतना ही नहीं, डॉक्टर मनमोहन सिंह राजनेता नहीं थे। सही, चुनाव में तो जीतवे नहीं करते थे। इनको तो राज्यसभा के नॉमिनेट मेंबर के रूप में रखा जाता था। विश्व बैंक के प्रबंधक निदेशक में भी काम कर चुके हैं और रिजर्व बैंक के यह गवर्नर भी पूर्व में रह चुके थे। क्योंकि कुछ पुराना नोट अगर आपके हाथ में अगर लिख लो डॉक्टर मनमोहन सिंह लिखल होगा उस पर, तो आया आपके हाथ में, मेरे सामने कई बार आया है। तो ये आरबीआई के भी गवर्नर रह चुके हैं, विश्व बैंक के प्रबंधक निदेशक में भी काम कर चुके हैं, भारत के बहुत बड़े अर्थशास्त्री, भारत के प्रधानमंत्री पोमालपति वेंकटेश्वर श्री नरसिम्हा राव के शासनकाल में 5 वर्षों तक वित्त मंत्री रहने का इनको गौरव प्राप्त है। इतना ही नहीं, इन यूपीए के नेतृत्व में 2004 से लेकर 2014 ईस्वी तक भारतीय गणतंत्र या विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री का बनने का इनको सौभाग्य मिला। तो ऐसी के हाथ में रिपोर्ट सौंपा किसने? एम नरसिंहम ने। और अपने रिपोर्ट में कहा, इन्होंने कई रिपोर्ट दिया, इन्होंने अपने रिपोर्ट में कहा कि देश में 3 या 4, मतलब 3 चाहे अंतरराष्ट्रीय स्तर का बैंक हो, 3 चाहे 4 क्या हो, अंतरराष्ट्रीय लेवल का बैंक होना चाहिए। हाँ, 4 दे दे एक बार, हम ही ले लें। 4 अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्या हो, बैंक हो। इसके अलावा 10 कितना? 10 क्या हो, राष्ट्रीय स्तर का बैंक हो। मतलब बैंकिंग व्यवस्था को इन्होंने 4 भागों में बांट दी। सब बातों को छोड़ दिया जाए तो इसने अपने रिपोर्ट में कहा, प्रथम नरसिंहम समिति ने कहा जब बैंक हो ना, तब बैंक में देश में कई प्रकार के बैंक हो? 4 प्रकार के बैंक हो। कितने प्रकार के बैंक हो? एक अंतरराष्ट्रीय बैंक हो। पहला इसको क्या हो? अंतरराष्ट्रीय हो। दूसरा क्या हो? राष्ट्रीय हो। तीसरा क्या हो? क्षेत्रीय हो। चौथा क्या हो? ग्रामीण। मतलब प्रथम नरसिंहम समिति ने अपने रिपोर्ट में कहा कि भारत में बैंक कितने स्तर पर होना चाहिए? 4 लेवल पर बैंक होना चाहिए। जैसे 4 गो अंतरराष्ट्रीय बैंक हो, 10 राष्ट्रीय स्तर का बैंक हो, कुछ क्षेत्रीय बैंक भी हो, गलत से, और कुछ ग्रामीण बैंक हो। है अभी में वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। भारत में अभी 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। हालांकि अभी रोक लगा देगा, क्षेत्रीय बैंक नहीं खुलेगा। और सिक्किम एक ऐसा राज्य है जहां क्षेत्रीय बैंक है ही नहीं है। तो प्रश्न है, और ग्रामीण बैंक भी है, होगा कई जगह ब्रांच आप देखे होंगे। ऐसा इसलिए किया कि गांव का ग्रामीण स्तर पर होगा तो गांव के लोग भी बैंक से क्या होंगे? जुड़ेंगे। दूसरा, और भी इसने रिपोर्ट में कहा कि पहले बैंक को ब्रांच खोलने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। तो प्रथम नरसिंहम समिति ने कहा कि नहीं, शाखा लाइसेंस पद्धति को खत्म कर दिया जाए, ये बैंक पर स्वतंत्र कर दिया जाए। मतलब ब्रांच खोलने के लिए भी आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ता। जैसे स्टेट बैंक को अगर मान लो सीतामढ़ी शहर है, सीतामढ़ी में 17 प्रखंड है ना, 17 प्रखंड। तो मान लिया कि इसको नानपुर प्रखंड में एक ब्रांच खोलना है, तो स्टेट बैंक के आवेदन पत्र लेके जाना होगा आरबीआई के पास कि हम सीतामढ़ी जिला में शहर में मुख्य ब्रांच है, हम चाहते हैं कि 17 प्रखंड में मेरा एक प्रखंड मुख्यालय में ब्रांच हो। अब आरबीआई कन्फर्मेशन लेटर देगी तो ब्रांच खुलेगा, नहीं देगी ब्रांच। नरसिंहम समिति ने कहा कि नहीं, ऐसी रुकावट नहीं होनी चाहिए। मतलब ब्रांच खोलना यह बैंक व्यापारिक बैंक का निजी मामला हो।
गलती की सही, उसमें आरबीआई का हस्तक्षेप नहीं होनी चाहिए। दूसरा, पूंजी पर्याप्तता अनुपात का लक्ष्य। पूंजी पर्याप्तता माने हर बैंक अपने पास कम से कम 8% का पूंजी हमेशा तय करे, ये इतना पर्याप्त पूंजी हर साल विकसित करेंगे। आप जानते हैं कि कई बार बैंक मैनेजर भी परेशान हो जाता है, पूंजी पर्याप्तता नहीं रहता है तो। शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन के पीछे काहे रहते हैं वो, इसके पीछे मजबूरी है उसके पास। कई बार बैंक को भी पैसे की कमी होती है तो शहर के बड़े बड़े उद्योग पूंजीपतियों के सामने उनका कॉल आता है कि सर कम से कम 10-20 लाख रुपए अभी रख दीजिए, फिर कल आप निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी कभी रखिए नहीं तो नौकरी अथी में जाएगा। हाँ हाँ, ये लोग क्या करता, अचानक 10, 20, 25 जितना भी उसका डिमांड हो उतना पैसा अकाउंट में क्या कर देता है, क्योंकि शो करना होता है अपने बड़े ब्रांच के सामने, शो कर हमारे पास इतना पूंजी है अभी आज के तारीख में है। और ये दीपावली के आसपास ही ऐसा समय आता है, और दूसरा मार्च के समय आता है। तो हमने कहा कि तीसरा एसएलआर के बारे में कहा, हर बैंक अपने कुल जमा पूंजी का एक निश्चित धनराशि रखता था, तो कहा कि नहीं एसएलआर धीरे धीरे घटाइए, क्योंकि बैंक के पास अगर एसएलआर ज्यादा होगा, अब एसएलआर शॉर्ट में ही बोलूंगा क्योंकि कल मैं चर्चा किया था, परसों भी चर्चा किया था, एसएलआर बैंक के पास जितना ज्यादा होगा उस साख का विस्तार उतना कम होगा, और साख का विस्तार कम होगा विकास रुकेगा। गलत सही, उस समय पैसे की कमी थी ना, जिस समय हुआ उस समय अगर कोई आया 50 पैसा रिश्तेदार 1 रुपया दे दिया, आज फूफा जी 1 रुपया दिए कि 1 रुपया तो कई दिन खाते हैं लोग। एसएलआर क्या करना होगा, कम करना होगा, मतलब बैंक को अपने पास स्टॉक पूंजी को स्टॉक रखने की क्षमता को क्या कर दिया, घटा देना चाहिए। ब्याज के दर को फिक्स कर दिया जाए, कहा था ब्याज दर क्या कर दो, जैसे बड़ा ब्याज दर पहले बड़ा फ्लक्चुएट होता था, कभी 5.25 था तो कभी 4.75 था तो कभी 4.80 था, कहा कि नहीं फिक्स कर दिया, अभी 4.25 है, फिक्स है शायद नहीं, लगभग बचत खाता पर ब्याज दर 9 के बराबर बदलता है क्या जी, 4.25% के आसपास हमेशा फिक्स रहता है, एक आध पैसा आगे पीछे वो अलग बात है। मतलब 1 लाख रुपया अगर आपके बचत खाता में है तो 1 साल में आपको 4,250 रुपये ब्याज बनेगा, बात समझ गए। तो कहा कि नहीं ब्याज दर क्या कर दो, फिक्स कर दो बचत खाता पर। इसके अलावा हर बैंक को इतना दिया जाए कि साल में अपने कितना पूंजी जनता को ब्याज के रूप में देगी, इन सारी बातों को कहा गया। इनकी रिपोर्ट के आधार पर एसएलआर को सीमा जो पहले 38.5% था, मतलब 1991 से पहले एसएलआर की सीमा 38.5% था, जिसको गिराकर सीधा 20% कर दिया गया, अभी 8.5% है। 8 तो बहुत कम हो जाएगा ना। मेरा कहना है कि 1991 ईस्वी में एसएलआर की दर हम बात करते हैं, अगर एसएलआर की बात करें तो 38 दशमलव कितना था, 5 था, सीधे घटाकर क्या कर दिया गया, 20% कर दिया गया, अभी तो 18-18.5 के आसपास है। मतलब बैंक के अपने कुल जमा पूंजी का 18% रुपया हमेशा कैश के रूप में रखना पड़ेगा। दूसरा किया गया, पूंजी पर्याप्तता अनुपात लागू कर दिया गया कि आप हमेशा अपने पास नगद पर्याप्त रखेंगे, ऐसा नहीं क्योंकि ग्राहक आए, पहले होता था। जैसे एक बार की कहानी है मेरे सामने की, एक आदमी हमको बोला चलो मेरे गाड़ी पर बैठ के, हमने बैठ गए, देखो चलो बैठा के जरा क्या दिक्कत, नाश्ता पानी करेबे करेगा, बड़े लोग हैं। सीतामढ़ी शहर की कहानी, बैंक पे गए, सीतामढ़ी कोऑपरेटिव बैंक की बात बोल रहा हूँ, गुदरी के सामने है, ग्राहक लोग खड़े हैं, पैसा ही नहीं है, उनको दहेज मिला था, अपना दहेज का पैसा लेकर रखने गए थे। क्यों आए हैं, तो ऐसे कहा कि पैसा जमा करना है, नहीं कहा कि जमा करना है। याद है पहला बार अपने जीवन में बैंक में बैठकर बैंक के मैनेजर मिठाई ठंडा सब मिठाई खिलाया, ठंडा पिलाया, कहा कि वो अपना स्टाफ गए जल्दी जल्दी पैसा गिनो, और नाश्ता पानी सब कराया, अपने हाथ जमा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ बैठे, सब काम स्टाफ करके आएगा, जमा करके रिसीव लगे, हो गया सर। समय के लिए उसके लिए भगवान था। हाँ, उस आदमी को हम देखे, मैनेजर भी आप लिए तो मेरे लिए भगवान बनकर आ गए, नहीं तो ग्राहक तो मेरा माथा नोच रहा था। यहाँ सीधा कह दिया गया कि पूंजी पर्याप्तता, आपको इतना पर्याप्त मात्रा में पूंजी रखना है कि ग्राहक आपसे लौटे नहीं।
अभी 10 साल पहले तक जो छोटा छोटा जितना भी ग्रामीण बैंक था, ग्राहक लाइन में लगा हुआ, अब स्टेट बैंक से आएगा पैसा, खाता रहेगा तब ना देंगे, बैठा रहिए तब तक। ये बात आप लोग भी सुने होंगे कई बार, ग्रामीण ब्रांच में पैसा घट जाता है। नियम करण नहीं, पूंजी पर्याप्तता होनी चाहिए, घटना नहीं चाहिए। क्योंकि ग्राहक अपने सुविधा के लिए ब्रांच में रखा है पैसा, वो आएगा उसको पैसे नहीं मिलेगा तो तक बैंक से उसका जुड़ाव घटेगा ना। और बैंकिंग लोकपाल यहाँ लागू कर दिया गया। क्या कर दिया गया? कहा कि नहीं बैंक बहुत बदमाशी करते हैं, मैं ये जानते थे जो कि बैंकिंग कर्मचारी थे, तो एक बैंकिंग लोकपाल अधिनियम कर देगा कि हर बैंक में एक शिकायत पेटी रखना है। देखिए रहता है, अगर बैंक की सेवा से ग्राहक संतुष्ट नहीं है तो कागज पर लिखकर उसमें एप्लीकेशन डाल दीजिए। ये भरा में न रही कि मैनेजर खोल के फाड़ देगा, फाड़ने का पावर उनके पास नहीं है। और ज़्यादा तुमको ये है तो उसको क्या करो, लिफाफ में बंद करके आरबीआई के नाम से लिखो वहाँ डाल दो, बैंक के कर्मचारी लाके वहाँ डालेगा, गिराएगा उसको। और नहीं वहाँ गिराना है तब किसी पोस्ट ऑफिस में डाल दो ना जाके कि अमुक बैंक की ये सारी समस्याएं हैं, त्वरित कार्रवाई। मतलब डिजिटल ऑनलाइन हो गया, मतलब आज नंबर दे दिया आपके एटीएम कार्ड पर कि जो भी समस्या यहाँ कहिए, तुरंत कार्रवाई होगी, तुरंत एक्शन लिया जाएगा। तो ग्राहक, संतुष्ट ग्राहक ही वास्तविक ग्राहक होते हैं। संतुष्ट नहीं होगा तो कैसे होगा? दूसरी बात है, अब गोईपोड़िया समिति आई। कौन सी समिति? गोईपोड़िया समिति। तो ग्राहक सेवा में सुधार करने के लिए, कौन सेवा? ग्राहक सेवा में क्या करने के लिए? सुधार है। तो याद रखिए, बात महत्वपूर्ण है। यहाँ क्या है, वित्तीय प्रणाली के वर्तमान संरचना में बदलाव करने के लिए आया था। और गोईपोड़िया समिति क्यों आई थी? ग्राहक सेवा में सुधार करने के लिए गोईपोड़िया समिति आई थी। और गोईपोड़िया समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो एम.एन. गोईपोड़िया। कौन थे? एम.एन. गोईपोड़िया। और ये क्या थे? ये तो आरबीआई के थे। किससे जुड़े हुए थे? आई कहाँ के थे? एसबीआई के। क्या थे? एसबीआई के अध्यक्ष। हर बैंक का अपना एक अध्यक्ष होता है, लेकिन एसबीआई के क्या थे? ये अध्यक्ष थे। और इसका गठन 1990 में हुआ था। रिपोर्ट दिया था 5 दिसंबर 1990 की 91 ईस्वी को, 5 दिसंबर 1991 ईस्वी को क्या दिया? रिपोर्ट दिया। गोईपोड़िया समिति चूंकि व्यवसायिक बैंक के थे, ये देखते थे। पहले के समय में मैं इस माहौल से गुजरा हूं कि 2:30 बजे कैश काउंटर को बंद कर दिया जाता था। उम्मीद है आप लोग नहीं जानते होंगे। अब तो 4 बजे तक विस्तार कर दिया गया है। तो नियम बना, जितना ग्राहक 4 बजे तक घुस जाएगा, रात 8 का है न बज जाए, 12 क्यों न बज जाए, सबको उसका काम निपटा के छोड़ना है। ऐसा है ना। लेकिन एक समय था कि 2:50 के बाद लेने का काम होगा, देने का काम। तो ग्राहक सेवा में सुधार करने गोईपोड़िया ने पहला बात कहा कि आपको नगद भुगतान कार्य को छोड़कर अन्य कार्य के लिए बैंकिंग घंटा बढ़ा दीजिए। मतलब मान लिया कैश काउंटर पर लाइन लग गया, बेसी ज्यादा लग गया, अब ग्राहक यहाँ से वहां तक खड़ा है, तो नियम कहता है कि मैनेजर के हाथ में पावर है कि एक कैश काउंटर को नहीं 4 को बना दो, अन्य स्टाफ को दूसरा काम छोड़वा दो, 4 काउंटर क्या कर दो, बढ़ा दो, ताकि जल्दी जल्दी ग्राहक पैसा लेने इसलिए ना है, उसको जरूरत है, और पैसा लेते लेते शाम को घर जाकर उसका काम पूरा होगा नहीं होगा। अब बाकी जो आपका काम बच रहा है तो उसको रात में करवाओ, करना पड़ता है। उस दिन का काम बैंक का एक नियम है, जान लीजिए, एक दिन का काम एक दिन में निपटा के आना पड़ता है। अगर आपके रिश्तेदार में कोई रिश्तेदार में बैंक में काम करते हो, देखिएगा कभी सवेरे आ जाते होंगे तो कभी कई बार क्या होता है देर से आना पड़ता है, बिना काम खत्म किया ना अंदर से ताला मार देगा, उसमें अंदर सब काम करता रहेगा। तो काउंटर बढ़ाने के बाद क्या दूसरा बात कहा था, बैंक के काउंटर को खोलने के लिए, मेन गेट खोलने के लिए, अब बंद करने के अलग स्टाफ हो। जैसे कई बार देखा हूं कि ग्राहक लोग सीतामढ़ी में स्टेट बैंक है एक बाटा के ऊपर, ग्राहक लोग लाइन से खड़े हैं,
अब मैनेजर साहब आएंगे, उनके पॉकेट से चाबी निकलेगा, तब गेट खुलेगा, तब जाएगा कौन, सारा कर्मचारी। अब चपरासी सब खड़ा हो जाएंगे, चपरासी क्या करेगा, उसको साफ करेगा, साफ सुथरा करेगा। फिर धूप, भाई बैंक के लक्ष्मी है ना, हाँ अगरबत्ती धूप लगेगा, तब जा करके पहले खोजा जाए, अमित पैसा जमा करना, पहले 1 रुपया जमा कराएगा तब निकासी होगा, पहले लेगा तब बाद में देना शुरू करेगा। ऐसा नियम बैंक है, जान लो। नहीं जानते इस बात को जानना, बैंक पहला पैसा पेमेंट नहीं करता है। बोलेगा जमा करने वाले कोई है, हाँ तो एक मिलेगा तो वो करेगा, फिर उसके बाद ले दो जितना करते रहो। ऐसा नहीं, एक परंपरा बना लिया है? तो कौन अपने रख देगा क्या मजबूरी में, प्राइवेट करेगा भाई, परंपरा। देखो कानूनी बात नहीं है ये, एक परंपरा कर लिया है। तो हमारे यहाँ तो बहुत बातें परंपरा पर ही चलती है। तो सीधा कहा गया कि बैंक काउंटर खोलने के लिए, बैंक काउंटर खोलने के लिए क्या करना होगा, एक अलग स्टाफ को। देखिएगा, मेन लॉकर का चाबी मैनेजर के हाथ में होता है, गलत सही, मेन गेट के चाबी खोलने के लिए वाला स्टाफ होता है, वो चपरासी खोलेगा, जाके साफ सुथरा करके रखेगा, सीधे आएगा तो सब कम दाना दाना होगा। इसने कहा था। इसके अलावा कहा कि करेंट खाता है तो करेंट खाता में कम से कम 5,000 रुपया आपको एनी टाइम रखना पड़ेगा। तीसरा बात कहा, अगर सुधार में, कि अगर मान लिया कि मेरा बाहरी चेक है अलग जगह का, हम यहाँ भजाना है, तो ग्राहक को सुविधा मिलनी चाहिए। CBS ब्रांच खुल गया है ना, तो सब CBS हो गया, कहीं का चेक कहीं भी भेजने की सुविधा मिलनी चाहिए, गोईपुरिया समिति ने कहा था। दूसरा, बचत खाता में ब्याज दर बढ़ाइए। जनता तब ना पैसा बैंक पर रखेगी जब उसको ब्याज दर ज्यादा मिलेगा, ना तो काहे रखने आएगा। इतना ही नहीं, बैंक में जमा राशि पर भी उसे टैक्स का लाभ दिया जाए। ना बुझे बात, कि बैंक में हमारा खाता है, उस पर हमको टैक्स लगा देगा, कोई जमा करेगा नहीं, करेगा, घर में रखेगा। हम बैंक में पैसा रखेंगे, इसका मतलब उस पैसा से सरकार को फायदा मिला है, मिला है ना, तो उसको हमको टैक्स में क्या कर दिया, छूट दिया जाए। इसके अलावा कहा, बैंक जमा पर लाभ मिले, बारिश से चेक का सिमरण प्लान हो, और बैंक का आधुनिकीकरण किया जाए। पहली बार यही गोईपुरिया समिति में कहा गया था कि बैंक का क्या हो, आधुनिकीकरण। मतलब आधुनिकीकरण करने की बात आधुनिकीकरण करने की बात कौन समिति ने किया था? और अंत में एक और बात कहा था कि बैंक को मर्यादित तबका, सो आधुनिकीकरण मतलब कंप्यूटर, आधुनिकीकरण का मतलब क्या हो गया, और अवकाश क्या हो, मर्यादित। देखिएगा, सबसे कम अगर छुट्टी कहीं है तो बैंक में है। अगर सबसे कम अगर किसी नौकरी में छुट्टी है तो किसमें है? लेकिन एक बात है, इसी कारण बैंक कर्मचारी को सुविधा बहुत ज्यादा है अन्य कर्मचारियों की तुलना में। दूसरी बात, तीसरी समिति पर आते। तीसरी समिति का नाम क्या है? दूसरी नरसिंहम समिति। तो प्रथम नरसिंहम समिति 1991 में आया। इसका सीधे क्या होगा? प्रथम नरसिंहम समिति के सुधार की समीक्षा के लिए। गलती किसे? कि प्रथम नरसिंहम समिति से अध्यक्ष सेम है, हाँ सेम व्यक्ति है। हुआ कि प्रथम नरसिंहम समिति में जो हमने रिपोर्ट दिया उसमें सरकार कई सुधारात्मक काम किए थे, लेकिन सरकार ने जो सुधार किया वो सुधार कार्य कर रहा है कि दूसरा काम किया फिर बंद हो गया। तो प्रथम नरसिंहम समिति के में जो सुधारात्मक उपाय सरकार के द्वारा किया गया, वह सुधारात्मक उपाय से जनता को लाभ मिल रहा है कि कागजे पर रह गया है। इसी बात की जांच पड़ताल करने के लिए आपको बता दें, पुनः 26 दिसंबर 1997 को, 26 दिसंबर 1997 को कौन समिति आया? दूसरी नरसिंहम समिति आया था। और रिपोर्ट कब दिया? 1998 ईस्वी में क्या दे दिया? रिपोर्ट दिया। और यहाँ पर कह दिया कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बैंक है, वो कहा था 4 गो, यहाँ कहा कि नहीं 2 या 3 कर दीजिए, कम कर दिया जाए।
दूसरा बात कहा कि राष्ट्रीय स्तर के बैंकों की संख्या भी क्या घटा दीजिए, और जो त्रिस्तरीय बैंकिंग है ना, यहाँ कहा कि ग्रामीण और क्षेत्रीय बैंकों को हटाइए दीजिए, स्थानीय इसकी कोई जरूरत अब नहीं है, इसको हटा देने की बात कर दिया। कर्मचारी ज्यादा हो गया है, तो यहाँ एक बात आया था, यह दूसरी में एक VRS, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, कि बैंक में कर्मचारी ज्यादा लोड पड़ रहा है, काम है ये नहीं है, जो कंप्यूटर आ गया यहाँ, अब एक कंप्यूटर 10 इंसान के काम को कर रहा है, तो भाई स्टाफ बढ़ेगा तो खर्चा देना पड़ेगा ना। तो हुआ कि भाई VRS लगा दीजिए कि जिसको मन है कि हमारा नौकरी 60 साल का है, हम 10 साल 15 साल काम कर लिए, तो आपको 60 साल में मान लो कि बैंक देगी 5 करोड़ रुपया, तो हम सभी 4 करोड़ लीजिए, जाइए अपना करो, दूसरा काम कीजिए। जरूरी नहीं कि हमारा आप दूसरा भी नौकरी कर सकते हैं, हाँ कर सकते, क्या नहीं करेगा। आप हमको मुक्त कर दिए, फ्री कर दिए ना, हमारे कुल जब वेतन का आपने 70% रुपया आपने दिया है, तो हम काहे नहीं कमाएंगे। तो प्रश्न क्या हुआ, VRS योजना यहीं पर लागू देने की क्या कर दिया गया बात है। हर बैंक में नियम लागू, बहुत लोग लिए, अब तो आर्मी में भी है, आप ले सकते हैं। अरे इसी VRS को ना ये सरकार ने कर दिया है, कौन, अग्निवीर। ऐसे भी 18% के आसपास लोग छोड़ के भागाते थे, हैं? हाँ हाँ, सरकार ने कोई सही भगवे करता है, तो लोग समझ नहीं रहे यहाँ पर, या तो विरोध करने का तक के नहीं तो मोदी का विरोध हो। हाँ बाद में समझा तो लोग बढ़िया ये कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, इंडिया में हमारे बिहार में कौन अग्निवीर है, नेपाल समझा जरूर है। हाँ तो क्या हो गया, सुन रहे बेईमानियों करता है गोरखा साहब, लेकिन बहादुर बहुत ज्यादा है उसको, बहुत बहादुर है। मतलब यहाँ सब बात की गई, कंप्यूटरीकरण को यहाँ पूरा कर दिया गया, और यहाँ सबसे बड़ा VRS यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है। और अंत में कौन है, 12वां समिति कौन है, मतलब सरकारी क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के कमजोर बैंकों के क्या करने के लिए, पुनर्संरचना, पुनर्संरचना हेतु। मतलब सरकारी क्षेत्र का जो बैंक क्या है, कमजोर है कैसे नहीं, ग्रामीण वाला सब तो कमजोर था कि अब शहर वाला बैंक से पैसा आएगा तो बटाएगा। तो सरकारी क्षेत्र के जो कमजोर बैंक है, उसी कमजोर बैंक के पुनर्संरचना के लिए, मैंने सुधार लाने के लिए MS वर्मा, क्या नाम था, MS वर्मा, RBI से जुड़े हुए थे। कैसे के अध्यक्ष रह चुके थे, RBI के अध्यक्ष MS वर्मा की अध्यक्षता में 4 अक्टूबर कब 1999 ईस्वी को एक समिति का गठन किया गया था, उसी का नाम क्या था, वर्मा समिति। और इस समिति ने एक बहुत अच्छा भी बात किया था, अच्छा ये किया था कि NPA का नाम आपने सुना होगा, गैर निष्पादित परिसंपत्ति, माने वह संपत्ति जिसका यूज नहीं हो पा रहा है, कमी करने की बात, सुधार लाने का सुझाव दिया था, कमी लाने की बात किया था। अब कहो कि गैर निष्पादित संपत्ति क्या है, तो देश के बड़े बड़े औद्योगिक घराने, उद्योगपति बैंक से बहुत मोटी मोटी रकम में कर्ज ले लेता है, और कर्ज लेकर जब उसकी स्थिति खराब होने लगती है तो देश छोड़ के क्या होता है, भाग जाता है। तो प्रश्न वो पैसा देगा कौन, तो कहता है कि सीधे उस पैसा को NPA में डाल दिया जाए, भूलिए जाओ कर तुम, हम भूलिए जाइए, हम ले ली 10 साल तो हमारा कुर्की जब्ती कर दो। इंग्लैंड में घुस के मरवा दिया है, रशिया इंग्लैंड में घुस के मरवा दिया होगा, जो रशिया से लेकर पैसा भागा था, हाँ वैसा होना ही चाहिए। जहर देकर मरवा दिया। तो जैसे भाग घुसा के भागा, उसकी पूरी संपत्ति को सरकार को नीलाम कर देना, बेच के पैसा निकाल लेना चाहिए। और विजय माल्या के पास अलग अलग जगह में क्या पैसा है, नरेंद्र मोदी का बहुत है, सारा प्रॉपर्टी बेचाएगा, सारा पैसा निकल जाएगा, लेकिन सरकार को भी डर है सर,
वो तो नहीं बोल रहा है। सर इंडिया से जो विदेशी बैंक में पैसा लगता है उसमें आरबीआई का निगरानी ना रहता है। तो उतना पैसा उस स्विस बैंक से में डाल देता है तो ना अब बता रहा हूँ 2 मिनट के बाद। कोई डाटा नहीं देता है, डाटा नहीं देता, स्विस बैंक एक बुराई है, कोई डाटा नहीं देता। नहीं देता है कि मेरे पास इतना था। हाँ, ये बुराई है। सूचना तो मतलब ये कहा कि एनपीए में आपको क्या करना, चेंज करना होगा। और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पूरा यूज किया, क्योंकि प्राइवेट बैंक कर रहा है। अब पैसा गिनने के लिए पहले हाथ से पैसा गिनाता था, नहीं ये मशीन लगा दो, फास्ट होगा ना। गलती किसे? पैसा को बाइंडिंग करना इंसान क्यों करेगा, मशीन करेगा। हैं? नहीं गना पैसा ऐसे रियल में न गनाई छे। और बाहरी स्रोत, बैंक को भी लाभ का बाहरी स्रोत विकसित करने की इसने क्या दिया था, सुझाव दिया था। तो भारत में बैंकिंग प्रणाली में सुधार करने के लिए 4 समितियां आई थी, और इसी सब समिति का परिणाम है कि आज मोबाइल के यही जगह बैठे बैठे सब चीज़ ये कर रहे हैं। और इसमें ज़्यादा योगदान सूचना और टेक्नोलॉजी का है।